नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान सभा के बारे में जानेंगे, देखेंगे क्या है संविधान सभा, कितने इसमें सदस्य थे, क्या इसका उद्देश्य था, सबसे पहले इसकी मांग कब शुरू हुई और भी जितने कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में हम सभी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या है संविधान सभा। तो सबसे पहले हम इसके प्रारूप बेसिक पर बात करते हैं। जो सबसे पहले संविधान बनाने की मांग की गई थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई थी। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश को संचालित करने के लिए कोई एक कानून होना चाहिए, कोई एक संविधान होना चाहिए। तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये कहा था। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने विचार प्रकट किया कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा उनकी इच्छानुसार बनाया जाएगा और इसका निर्माण भी भारतीय ही करेंगे। इसके बाद इसी विचार को 1923 में स्वराज्य पार्टी द्वारा दोहराया गया। शुरुआत में विचार प्रकट किए गए थे, लेकिन किसी ने स्पष्ट रूप से संविधान बनाने की मांग नहीं की थी। जो संविधान सभा के गठन की मांग की थी सबसे पहले वो की थी किसने? संविधान सभा के गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की जो मांग की थी वो 1934 में साम्यवादी दल के नेता 1934 में साम्यवादी दल के नेता एम.एन. राय ने तो सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने की? तो आपके 1934 में साम्यवादी दल के नेता एम.एन. राय जी ने। इसके बाद होता क्या है कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मांग की थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन अंग्रेज कहां किसी की बात को सुनने वाले थे, मानने वाले थे। तो इस विचार को जब कांग्रेस पार्टी ने सुना, कांग्रेस के सदस्यों ने सुना, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा विचार है और इस विचार को उन्होंने 1935 में, कब? 1935 में कांग्रेस के मंच से, कब? 1935 में कांग्रेस के मंच से पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। तो कांग्रेस ने सबसे पहले कब संविधान सभा के गठन की मांग की? 1935 में। फिर इसके बाद ये क्रम चलता रहेगा। धीरे धीरे करके 1937 में आम चुनाव होते हैं, उधर भी इस मांग को उठाया जाता है। फिर इसके बाद 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हो जाता है तो अंग्रेजों को भारतीयों का सहयोग या भारतीयों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि भारतीयों का जब सहयोग चाहिए तो उनका थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अंग्रेज 1940 में सैद्धांतिक रूप से ये मान लेते हैं कि हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। तो अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से कब मांग को माना? तो आपके 1940, कब? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में।
सैद्धांतिक रूप से उन्होंने माना कि भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो एक संविधान का निर्माण करे। इसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है और इस क्रिप्स मिशन में भारतीयों को मनाने के लिए, भारतीयों से सहयोग पाने के लिए उनकी मांग को मान तो पहले लिया जाता है, लेकिन उनसे सपोर्ट मांगने के लिए कहा जाता है कि आप अंग्रेजों का सहयोग दो, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से लड़ो। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम भारत के लिए एक संविधान सभा गठित कर देंगे और वो संविधान सभा आपके लिए, आपके देश के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। लेकिन इसमें एक प्रमुख पॉइंट था, एक बिंदु था जिसमें इस क्रिप्स मिशन में, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो भागों में बांटने की बात की गई थी। भारत को दो भागों में बांटने की बात की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम अपने देश को दो भागों में नहीं बांटना चाहते हैं और कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन का बहुत ज़्यादा विरोध किया, जिस कारण ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। फिर इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। इस कैबिनेट मिशन के दो प्रमुख लक्ष्य थे। पहला, अंतरिम सरकार का गठन करना, दूसरा, संविधान सभा का गठन करवाना। ये कैबिनेट मिशन अपने दोनों उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रहा। इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर, संस्तुति के आधार पर हमारे देश के संविधान, हमारे देश के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। उसी संविधान सभा ने हमारे देश का संविधान तैयार किया। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था हमारा अंतरिम सरकार का गठन और दूसरा था संविधान सभा का गठन। तो इस कैबिनेट मिशन इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था हमारा अंतरिम सरकार का गठन, जिसका गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 1946। ये थी हमारी अंतरिम सरकार और ये 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन। 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। इस जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 प्रमुख सदस्य थे। वो एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। KAL, के से हो जाएगा आपका लॉर्ड क्रिप्स, ए से हो जाएगा आपका AB अलेक्जेंडर और L से हो जाएगा आपका लॉर्ड पैंथर लॉरेंस। जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो थे हमारे लॉर्ड पैंथर लॉरेंस। तो इस कैबिनेट मिशन के जो 3 प्रमुख सदस्य थे वो कौन कौन से थे? लॉर्ड क्रिप्स,
A.B. अलेक्जेंडर और जो तीसरे सदस्य थे वो थे हमारे लॉर्ड पेंथक लॉरेंस। जो लॉर्ड पेंथक लॉरेंस थे ये इस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष। लॉर्ड पेंथक जो लॉरेंस थे वो क्या थे? इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसी कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हमारे भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में जो कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे उनकी सदस्य संख्या 389। सदस्य कितने थे संविधान सभा में? टोटल 389। इनकी जो सदस्य संख्या निश्चित की गई थी वो 10 लाख, क्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, क्या होगा? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। और जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसा हुआ था? जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का वो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, तो आपको अप्रत्यक्ष ही ध्यान रखना है। अब जो 389 सदस्य थे, इन 389 सदस्यों में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थीं? लगभग 15। 389 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। अब इन 389 सदस्यों का बंटवारा भी था। कुछ देशी रियासतों से थे, कुछ ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, कुछ चीफ कमिश्नरी प्रांतों से भी थे। तो इन 389 जो सदस्य थे ये आपके ब्रिटिश प्रांत, यहां से आपके 292 सदस्य थे। दूसरा है हमारा देशी रियासतें। उस समय देशी रियासतें भी हुआ करती थीं। इन देशी रियासतों से 93 सदस्य हुआ करते थे। और तीसरा है, ये था आपका चीफ कमिश्नरी प्रांत। इधर से हमारे 4 सदस्य थे। तो कौन कौन थे? ब्रिटिश प्रांत थे शामिल, देशी रियासतें थी शामिल, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे या प्रांत भी इसमें शामिल थे। ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों का मतलब है जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से क्या था? शासन था। वो आपके ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे 292। देशी रियासतें, हमारे भारत में देशी रियासतें भी हुआ करती थीं जो अपने आंतरिक निर्णय तो खुद लेती थीं। जो राजा थे वो अपने राज्य की देखभाल, अपने राज्य के आंतरिक निर्णय तो खुद लेते थे, स्वयं लेते थे, लेकिन जो बाह्य निर्णय लिए जाएंगे विदेशी व्यापार से संबंधित या अपने देश के बाहर के जितने भी निर्णय होंगे वो अंग्रेजों के अधीन थे। तो वहां से कितने प्रतिनिधि थे? 93। इसके बाद चार चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। चीफ कमिश्नरी प्रांतों का मतलब वर्तमान में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन्हें चीफ कमिश्नरी प्रांतों में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन हुआ करता था। जैसा कि अभी हमारे भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भारत सरकार का प्रत्यक्ष रूप से शासन है, वैसे ही 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। ये कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है, एक ट्रैक ABCD, ABCD। ए से हो जाएगा हमारा अजमेर, ए से हो जाएगा हमारा अजमेर।
बी से हो जाएगा हमारा बलूचिस्तान, बी से हो जाएगा बलूचिस्तान, सी से हो जाएगा कुर्ग और डी से हो जाएगा दिल्ली। डी से क्या हो जाएगा? दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे या 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अजमेर आपका राजस्थान में है, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान का एक प्रांत है, कुर्ग आपका कर्नाटक का एक जिला है और दिल्ली आपकी अभी भी राष्ट्रीय राजधानी भी है। तो ये 4 प्रमुख चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। इन्हें याद कैसे रखेंगे? ए बी सी डी इस ट्रैक का सहारा लेकर के। हमने देखा कौन कौन से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इसके आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इस पहली बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, कैसा? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। जैसा कि हमारे देश में परंपराएं हैं कि जो हमारे बीच में वरिष्ठ सदस्य होगा उसे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। तो उसी प्रकार हमारी संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा और उन्हें संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब जो दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, वो होती है हमारी 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। संविधान सभा ने इन्हें क्या किया? अपना स्थायी अध्यक्ष कि अब आज से ये संविधान सभा के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस तारीख को? तो आपकी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में। इसी दूसरी बैठक में H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, इन्हें संविधान सभा ने अपना उपाध्यक्ष चुना। क्या? उपाध्यक्ष। H.C. मुखर्जी को संविधान सभा ने अपना उपाध्यक्ष, H.C. हरेंद्र कुमार मुखर्जी को अपना क्या चुन लिया? उपाध्यक्ष। इसी दूसरी बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने बेनेगल नरसिंह राव, किसे? बेनेगल नरसिंह राव, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार क्या चुन लिया? संवैधानिक सलाहकार। दूसरी बैठक में बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार चुन लिया गया। हालांकि ये जो बेनेगल नरसिंह राव थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने फ्री सेवाएं देकर के हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, कोई भी पैसा नहीं लिया। ये वही बेनेगल नरसिंह राव थे जो बाद में 1950 में क्या बनते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक संगठन है जो उसके अंतर्गत काम करता है, उसके ये अध्यक्ष भी बने वही बेनेगल नरसिंह राव हैं। इसके बाद संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है और जो तीसरी बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया जाता है और यही उद्देशिका प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान सभा की प्रस्तावना का आधार बनता है। जैसे ही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया, इसके कुछ दिन बाद 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को इस उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा ने क्या कर दी? स्वीकृति दे दी। जैसे ही उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, जैसे ही स्वीकृति मिलती है उद्देशिका प्रस्ताव को, तो इसके बाद बेनेगल नरसिंह राव या फिर VN राव की सलाह पर संविधान सभा ने विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया और इन समितियों को जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको इसके संदर्भ में काम करना है। दूसरी समिति को अलग, तीसरी समिति को अलग। कहने का मतलब है कि अलग अलग समिति को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। तो जो प्रमुख समितियां थी संविधान सभा की वो 8 समितियां थीं। कितनी थीं? जो प्रमुख थीं 8 थीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समितियां थीं जिन्होंने हमारे देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो प्रमुख समितियां थीं उनको हम देख लेते हैं कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि समितियों से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाता है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति। अब संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वही संचालन समिति के क्या बनते हैं? अध्यक्ष। क्योंकि कार्य को संचालित कौन करेगा, किसकी देखरेख में होगा? तो वो अध्यक्ष की देखरेख में ही होगा। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसके बाद दूसरी समिति गठित होती है संघ समिति। संघ समिति। अब संघ समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसमें आप सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू। कौन? JL नेहरू। क्योंकि वो कौन थे? अंतरिम सरकार के हमारे प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो संघ की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो नेक्स्ट समिति थी प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को पता है कि प्रांतीय या देशी रियासतों का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी यही थे और जो मूल अधिकार हैं, सबसे पहले कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो उसी मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इस कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का फुल फॉर्म है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी। आप सभी को पता है कि हमारे देश में जितने भी प्रकार के ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, उन सभी में जो कार्य करते हैं, कार्य संचालित करते हैं, वो कौन करता है? मुंशी ही करते हैं। तो आप इस तरीके से कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष को भी याद रख सकते हैं। एक और प्रमुख समिति थी हमारी झंडा समिति। कौन? झंडा समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन बहुत सारी बुक्स अलग अलग बताती हैं, कोई झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बताती है कोई बुक, तो कोई झंडा समिति के अध्यक्ष बताती है जे.बी. कृपलानी। तो आपको झंडा समिति में दोनों व्यक्तियों के नाम रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रखना है और जे.बी. कृपलानी भी याद रखना है। लेकिन यदि दोनों नाम दोनों नाम ऑप्शन में हो तो आप क्या टिक करोगे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आप क्या बता दोगे? जे.बी. कृपलानी। क्या बता दोगे? जे.बी. कृपलानी। एक समिति और है हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, सबसे प्रमुख थी, वो कौन सी थी? हमारी प्रारूप समिति। कौन सी थी? हमारी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इस प्रारूप समिति में टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे? 7 थे। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और इस समिति को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई वो सभी समितियों की रिपोर्ट को या सभी समितियों की रिपोर्ट को देखें, जांचें, परखें। इसके अलावा उन समितियों का मतलब समिति जो रिपोर्ट सौंपेगी उसका क्या करें? प्रारूप तैयार करें, ड्राफ्ट तैयार करें। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त। स्थापना या गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि जो भीमराव अंबेडकर थे प्रारंभ में इनका चुनाव कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। जो भीमराव अंबेडकर थे इनका शुरुआती में जो चुनाव हुआ था वो कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे देश का विभाजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, तो कुछ सदस्य, कुछ सीटें, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है, कुछ हमारे भारत में रहता है। तो जहां से इनका निर्वाचन हुआ था पूर्वी बंगाल से, वो क्षेत्र हमारा पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो इनका जो निर्वाचन था वो फिर क्या हो गया? रद्द हो गया। तो फिर ये जो दूसरी जगह से चुने गए थे वो चुने गए थे हमारे कहां से? पूना।
पूना सीट से इनका दोबारा निर्वाचन हुआ, पूना मिलेगा, और पूना कहाँ है हमारा, बंबई में। तो ये आपको प्रमुख क्वेश्चन से याद रखने हैं, बार बार पूछे गए हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, इसके सदस्य कितने थे, इसका अध्यक्ष कौन था, भीमराव अंबेडकर का चुनाव पहले कहाँ से हुआ था, फिर बाद में कहाँ से हुआ था। अब हम देखते हैं कि इसके बाद भारत का विभाजन हो जाता है, तो विभाजन के बाद हमारे देश में कितनी सीटें बचती हैं, क्या होता है आगे की स्थिति। अब दोस्तों होता क्या है कि भारत का विभाजन हो जाता है, एक प्रमुख घटना घट जाती है। 14 अगस्त 1947 को एक नया राष्ट्र उभर के आता है, पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है, भारत को आज़ादी मिलती है अंग्रेजों से। तो अब क्या होगा, जब बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो बहुत सारे सदस्य भी चले गए, तो अब आज़ादी के बाद क्या होगा, संविधान सभा का क्या होगा, पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन होगा, कब हुआ, 31 अक्टूबर 1947 को। डेटें आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, उसके कुछ समय पश्चात लगभग 2 महीने बाद संविधान सभा का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ। और इस संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो हमारे देश में सदस्यों की जो संख्या थी, पहले कितनी थी, 389, पुनर्गठन के बाद संख्या बचती है कितनी, 299। कितनी संख्या बचती है पुनर्गठन के बाद, 299। इन 299 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 11। इन 299 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 11। अब होता क्या है कि हमारा जो संविधान था वो बनकर के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हो गया, बनकर तैयार। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, और इसी 26 नवंबर को हमारी संविधान सभा ने 15 अनुच्छेद लागू कर दिए। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से क्या हो गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। और कितने अनुच्छेद लागू किए गए, 15 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए, 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। अब जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था तो पूरा लागू होना चाहिए, क्यों नहीं किया हमारी संविधान सभा ने पूर्ण रूप से लागू। तो आपको याद होगा 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इसी लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इसी अधिवेशन में सभी लोगों ने शपथ ली थी, कसम खाई थी कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1930, 26 जनवरी 1930 से लेकर प्रत्येक वर्ष हम क्या करते आ रहे थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। उसी तारीख को, उसी ऐतिहासिक डेट को याद करने के लिए संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम संविधान के कुछ अनुच्छेदों को अभी लागू कर देते हैं, और बाकी का जो संविधान बचा है उन अनुच्छेदों को हम 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। तो अभी हमारे कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, 15
उन 15 अनुच्छेदों में प्रमुख रूप से थे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 ये प्रमुख आर्टिकल्स थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। जबकि हमारा पूर्ण रूपेण जो संविधान लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान पूर्ण रूप से लागू। जबकि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो कैसा हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ था। संविधान सभा ने इसी तारीख को संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था, आत्मार्पित किया था। अब जब 15 अनुच्छेद लागू हो गए तो इसके बाद होता क्या है कि 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में संविधान सभा की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो हमारा राष्ट्रगान है, जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसे इसी तारीख को 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू। राष्ट्रगान को और राष्ट्र गीत को और इसी तारीख को 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या चुन लिया गया? राष्ट्रपति चुन लिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया? राष्ट्रपति। जो हमारी संविधान सभा थी इसमें समस्त प्रकार के जो निर्णय लिए गए ये बहुमत के आधार पर नहीं लिए गए। ये जो निर्णय लिए गए ये सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए कि संविधान सभा में विरोधाभास ना हो, कुछ सदस्य एक दूसरे के प्रति विरोध प्रकट ना करें। इसीलिए सभी जो निर्णय लिए गए वो संविधान सभा की सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो उस समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने? 395 अनुच्छेद 22 भाग, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां। क्या? 8 अनुसूचियां थीं। कब? हमारे मूल संविधान में 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तब 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ गई है, 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं। तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? 12। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। अब और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हमारे संविधान बनने में समय कितना लगा, तो संविधान बनने में जो समय लगा वो आपको याद रखना है 3 वर्ष। 3 वर्ष में से आपको 12 दिन घटा देने हैं। तो संविधान बनने में समय कितना लगा? समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 3 साल में से आप 12 दिन घटा दोगे तो ये आपको समय मिल जाएगा कि हमारा संविधान बनने में समय कितना लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा जब संविधान बना रही थी तो कुछ बहस भी हुई, विरोधाभास भी हुआ कि ऐसा होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो उसमें लगभग जो बहस चली थी वो 114 दिन क्या चली? बहस
कितने दिन चली? 114 दिन बहस चली। संविधान बनने में कितने दिन बहस चली? संविधान सभा में 114 दिन बहस चली। अब जो हमारा संविधान बना उसमें कुछ पैसा भी लगा होगा, तो हमारा संविधान बनने में लगभग जो खर्चा हुआ था वो हुआ था 63,96,729 रुपये। ये संविधान बनने में क्या हुआ? खर्च। या फिर हम लगभग में बोल दें कि लगभग 64 लाख रुपए संविधान बनने में क्या हुए? खर्च हुए। इस संविधान सभा के टोटल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। जो हमारा संविधान था ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान था। जो हमारी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। अब विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे पहले जो लिखित संविधान का निर्माण हुआ था वो था आपका अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया। कब बनाया? 1789 में। इस संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का है। सबसे पहले किस देश ने लिखित संविधान बनाया? तो अमेरिका ने 1789 में। इसके बाद हम बात करें कि विश्व का सबसे पहले जो संविधान बना वो किस देश ने बनाया? तो विश्व का प्रथम जो संविधान बना वो इंग्लैंड ने बनाया। लेकिन इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है। लिखित ना होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखा नहीं गया। जो वहाँ का संविधान है, जैसे हमारे देश का संविधान है उसमें बाइंडिंग है, सब चीज़ें एकदम सीक्वेंस वाइज लिखी गई हैं। तो जो इंग्लैंड का संविधान है वो भी लिखित है लेकिन उसमें बाइंडिंग वगैरह नहीं है, सीक्वेंस वाइज नहीं है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि इंग्लैंड का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। अब जो सबसे अंत में संविधान बना वो किस देश ने बनाया? तो सबसे अंत में संविधान बना हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। कब? 2015 में सबसे बाद में उन्होंने अपने देश का संविधान बनाया। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे थे सभी इस वीडियो में हमने समाहित करने की कोशिश की है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, जिससे उन्हें भी अपने देश के संविधान के बारे में पता चले, संविधान सभा के बारे में पता चले। और ये नॉर्मल सी बात है कि जिस देश में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं तो उस देश के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चाहे आप कंपटीशन के लिए पढ़ें या फिर आप अपनी बेसिक समझ के लिए पढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।